हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और इरिगेशन की क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, पिछले टॉपिक में एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि किसी भी जगह पे बांध या फिर डैम रिजर्वोयर लगाने से पहले कौन कौन से वो अहम पहलू होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखें, ये कुछ सर्वे कंडक्ट किए कराए जाते हैं डैम के कंस्ट्रक्शन से पहले, जैसे कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड देन इंजीनियरिंग सर्वे, और उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सर्वे होता है, तो इसमें हम कौन से बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी पहलुओं को कवर करते हैं। देखिए, विभिन्न देशों में गत वर्षों में कुछ बांधों के नष्ट हो जाने के कारण भूवैज्ञानिक अन्वेषण का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वे अधिकतर भूवैज्ञानिक कारणों से ही नष्ट हुए हैं। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे होगा इसकी इम्पोर्टेंस कितनी रहेगी। पिछले कई सालों में देखा गया है, जो डैम या डैम्स वगैरह कोलैप कर गए हैं, तो उनके कोलैप करने में जो एक सबसे बड़ा अहम जो रोल था, वो वहाँ की जो जियोलॉजिकल अंडरग्राउंड जो कंडीशन होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो काफ़ी हद तक उस चीज़ में ज़िम्मेदार थे। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जलाशय तथा बांध क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा एवं चट्टानों का अध्ययन करके उनकी गहराई, जल भेदता, प्रकार, धारण क्षमता, संरचनात्मक लक्षण, क्रैक्स, फटान, फॉल्ट्स, जोड़ आदि का पता लगाया जाता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो जियोलॉजिकल सर्वे में जहाँ पर भी हमने डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, अगर वो सॉइल है और चट्टान है, तो हम उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसकी जो जल भेदता है वो किस तरह की है, उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, और उसमें जो फॉल्स वगैरह हैं, जोड़ हैं, वो किस तरह के हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है, वो सब जियोलॉजिकल सर्वे में आता है। क्षेत्र के बारे में भौमजल की स्थिति की गहराई और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी पोजीशन क्या है। जलाशय एवं बांध पर भूकंप इत्यादि के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। बांध की नींव के लिए स्थल के अभिलक्षणों का पता लगाया जाता है। भूवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए जलाशय क्षेत्र की ऊपरी सतह एवं भूमिगत स्तरों की परख की जाती है। इसके लिए भूमि से ड्रिलिंग द्वारा उचित गहराई तक छिद्र किए जाते हैं। बांध निर्माण के लिए स्थानीय उपलब्ध मटेरियल का ब्यौरा भी तैयार रखा जाता है। तो गाइस, ये था जो बांध लगाने से पहले जो हम जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं उसके बारे में। अब देखते हैं जो सेकंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट पहलू है, वो है जो इंजीनियरिंग के जो पहलू हैं, बेसिकली उनको कवर करेंगे। जैसे कि
उसकी लेवलिंग वगैरह क्या है, और जो एरियल सर्वे वगैरह है, मतलब हवा जो ऊंचाई से जो सर्वे किए जाते हैं, जलाशय की सीमा रेखा और उसकी कैपेसिटी, बांध की स्थिति निर्धारित करने के लिए उस क्षेत्र के स्थलाकृति तथा समुच्च नक्शे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए प्लेन टेबल, माला रेखा, एरियल फोटोग्राफिक सर्वे किए जाते हैं। जलाशय का समुच्च रेखा प्लान, समुच्च गाइस कंटूर वो होती हैं जो सेम लेवल के, जो हाइट के जो लेवल होते हैं, वही कंटूर्स कहलाते हैं। तो देखें, प्रारंभिक स्थापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों से सहायता ली जाती है। समुच्च रेखाओं से आवा क्षेत्र तथा जलाशय क्षेत्र ज्ञात कर लिए जाते हैं। और जो गाइस, जो हम के जो कैचमेंट एरिया और जो रिजर्वोयर एरिया का हम पता कर लेते हैं। समुच्च रेखाओं का अंतराल ज्ञात होने से जलाशय के जलमग्न क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और जलाशय की धारिता का मतलब है कि कैपेसिटी का निर्धारण कर लिया जाता है। किसी कंटूर पर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लानीमीटर द्वारा निकाला जा सकता है और दो कंटूर के मध्य पानी का आयतन निम्न सूत्र से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो कंटूर लाइंस हैं, जैसे कि ये और ये, इनके बीच का जो वॉल्यूम होगा पानी का, वो किस तरह से हम निकालेंगे, वो फार्मूला दिया है। वॉल्यूम इक्वल टू H/3 A1 + A2 रूट A इंटू A1 का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर रूट। तो अब देखिए V क्या है यहाँ पे, V है दो कंटूर लाइंस, इंग्लिश में इसको कंटूर लाइंस कहते हैं, समुच्च रेखाओं को। दो समुच्च रेखाओं के मध्य पानी का आयतन, और H क्या है, समुच्च रेखाओं का इंटरवल, कितना गैप है उनमें। और A1 A2 क्या है, A1 A2 समुच्च रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। और जो यहाँ पे जलाशय की जो धारिता है वो 10 लाख घन मीटर इकाई में ली जाती है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट रहेगा वो होगा जल सर्वेक्षण। जल सर्वेक्षण से कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो उसका कैचमेंट एरिया है, रन ऑफ वगैरह है, इन सब पहलुओं को हम चेक करेंगे। जलाशय में वर्ष में आने वाले पानी की सही एवं सही वितरण, जलाशय में वर्ष में आने वाले पानी की सही एवं विस्तृत जानकारी करना अत्यंत आवश्यक है। तो देखो, क्या कहने का मतलब है कि जो जिस भी हम वाटर सोर्स पर डैम बनाने जा रहे हैं, तो उस वाटर सोर्स में कहाँ कहाँ से कितना पूरी साल भर में पानी आ रहा है, ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए उसके बारे में। विशेष तौर पर जो मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय जलाशयों के लिए जिन
पर जल विद्युत उत्पादन की व्यवस्था है। उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार ही जलाशय की धारता एवं बांध की ऊंचाई निर्धारित की जाती है। तो देखें, इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि जो वाटर उसका जो हमें अमाउंट क्यों पता करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, जो उसकी कैपेसिटी और उसकी ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। परियोजना का पूरा नाम जलाशय में उपलब्ध पानी की मात्रा पर ही निर्भर करता है। गत वर्षों के अपवाह के आंकड़े प्राप्त कर बांध स्थल पर नदी का डिस्चार्ज ज्ञात करके नदी के जल ग्रहण क्षेत्र एवं अन्य सहायक का मतलब है वो सारे जो सहायक सोर्स जिनसे उस वाटर सोर्स को पानी मिल रहा है, उस जहाँ पे हम डैम बनाने जा रहे हैं। अब इसी तरह से ऐसे ही है ये सोशियो एंड इकोनॉमिक सर्वेक्षण से देखें क्या मतलब है। इसमें हम जो सामाजिक पहलू जो रहेंगे और जो हमारी इकोनॉमी से कि यहाँ पर हम तो ऐसे ही भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो हम डैम हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिकली हमें कितना फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, हम कहीं पर इरिगेशन मल्टीपर्पज़ बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो या फिर उस जगह से कैनाल वगैरह नहर वगैरह निकालने की बात हो, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि यहाँ के लोगों को किस हद तक इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो हम जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला कोई प्लांट कोई स्टेशन वहाँ पे लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लोगों जो कंज्यूमर है वहाँ तक उसकी सप्लाई देगा। और इसके नतीजे में क्या होगा, एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। टैरिफ जब वो लगाते हैं उन पे, तो वहाँ से उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिससे जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है। और सपोज़ कर लें कहीं पर अगर नहर वगैरह निकाली गई है, तो क्या होगा, उस नहर के नतीजे में वो एरिया भी सिंचित हो सकते हैं जो बगैर नहर के मुमकिन नहीं थे, या वहाँ पर पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। और जब वो एरिया इरिगेट होने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो फसलों की, जो किसानों की जो पैदावार है फसलों की, वो बढ़ेगी। और जिसके नतीजे में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो फसलों को क्या करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे। और जिससे जो इकोनॉमी को जो साइकिल है एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा, और इस तरह से जो सर्कुलेशन है पैसे का वो बढ़ेगा, फ्लो ऑफ करेंसी भी बढ़ेगी। तो ये पहलू भी हम देखते हैं कि कितना जो सोशो इकोनॉमिकल ये हमें फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो ये गाइस, ये कुछ पहलू थे जो हम बांध को बनाने से पहले देखते हैं। देखें, अब जो टॉपिक है वो है
सिलेक्शन फॉर साइट फॉर रिजर्वोयर, उस साइट का। अब ये चीज़ें हम देखेंगे कि लोकेशन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कि किस लोकेशन पे हमने वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सिलेक्शन ऑफ डैम डिपेंड करता है। जलाशय की पहला है कैपेसिटी, धारता जिसको बोलते हैं। जलाशय की धारता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि पूरे वर्ष सिंचाई क्षेत्र की पानी की मांग पूरी हो सके। देखिए, जलाशय की धारता पर्याप्त होने का मतलब ये है कि जो भी वाटर सोर्स पर हम जहाँ पर भी हम डैम को बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे जो साल भर मिलने वाला उसको जो पानी है वो इतनी अमाउंट में तो अवेलेबल होना ही चाहिए, जिससे कि जो हमारी जिन पर्पज़ के लिए वो डैम बनाया गया है, अगर वो मल्टीपर्पज़ है तो वहाँ पे इरिगेशन की जो सर्विस को भी दे कर सके और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो सके। तो ऐसी जगह हम चुनते हैं जहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। दूसरा क्या है? दूसरा है जहाँ तक संभव हो जलाशय सिंचाई क्षेत्र के निकट होनी चाहिए ताकि नहरों की लंबाई न्यूनतम हो सके और निर्माण कार्य कम आए। कहने का मतलब ये कि जो जो जहाँ पर भी रिजर्वोयर बनाया गया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो जो इरिगेशन के एरिया हैं, जिन क्षेत्रों को वो इरिगेट कर रहा है या इरिगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, उससे जितना मुमकिन हो सके नज़दीक होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो जो हमारा खर्चा आएगा उसको हम कम कर सकें। और अब देखें क्या है, सीपेज एक पॉइंट है। सीपेज वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब रिसन वगैरह। जलाशय का तल, पेड़ व साइडों की पहाड़ी भूमि में दरारें, फोर्स आदि नहीं होने चाहिए और भूमि जहाँ तक संभव हो जलाभेदी होनी चाहिए ताकि जलाशय में रिसन के कारण क्षति न पहुँचे। तो हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो सीपेज की चट्टानें वगैरह ऐसी ना हो जहाँ पे पानी घिसकर चला जाए और रिजर्वोयर डैम कोलैप्स करने की एक रीज़न बने। सिल्ट वगैरह देखते हैं। अब सिल्ट वगैरह का ये मतलब है कि जैसे हम ये देखते हैं जो सिल्ट की जब नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने साथ कुछ अमाउंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आती हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम सिल्ट बोलते हैं, गाद बोलते हैं, सेडिमेंट भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि उस एरिया में जो वाटर आ रहा है, ऐसी लोकेशन पर हमें बनाना चाहिए जहाँ पे जो इस गाद की जो अमाउंट है वो कम से कम हो। जनरली जो जो मतलब स्लोप वाले एरिया होते हैं उनमें हमें सिल्ट कम मिलता है, लेकिन जो जो ऐसे मैदान होते हैं जिनका निर्माण सेडिमेंट के द्वारा हुआ है, ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा सिल्ट मिलता है। और वो सिल्ट करता क्या है, अगर ज़्यादा अमाउंट में सिल्ट आएगा तो जो कैपेसिटी है उस वाटर सोर्स की वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
कम इस तरह से होती है कि सपोज कर ले अगर आप कोई रिजर्वोयर 2 मीटर गहरा है, अब जब धीरे धीरे उसमें नदियों द्वारा लाए गए कल के द्वारा जो वाटर टेबल उसकी गहराई कम होती जाएगी तो पानी भी कम आएगा। इसीलिए हम जो सिल्ट की क्वांटिटी को अवॉइड करते हैं जिस तरह कम हो सके, ये चीज़ है, इसलिए हम सिल्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है जो जलाशय का जो आकार है वो कटोरी नुमा होना चाहिए और साइडों पर गहराई अधिक हो ताकि बाष्पन द्वारा पानी की क्षति कम हो। उथले जलाशय से गहरा जलाशय उत्तम रहता है, जैसे कि अभी हमने बात की आपसे। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जलाशय से पानी के निकास का मार्ग एक ही हो ताकि एक बांध के निर्माण से ही जल संचयन किया जा सके। ये मार्ग संकरा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। अर्थक्वेक का एक बड़ा मैटर करता है कि ऐसा ना हो जो हम रिजर्वोयर बनाने जा रहे हैं वो अर्थक्वेक जोन में ना आता हो। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जलाशय भूकंपग्रस्त क्षेत्र में स्थित नहीं होने चाहिए। भूकंप से बांध फट जाता है और जलाशय का पानी निकटवर्ती क्षेत्रों में विनाशकारी दृश्य उत्पन्न कर देता है। आबादी जो पॉइंट है, जलाशय क्षेत्रों में कम आबादी होनी चाहिए ताकि लोगों की विस्थापन की गंभीर समस्या ना हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एरिया में हमें रिजर्वोयर डैम बनाना चाहिए जहाँ पर आबादी कम से कम हो, वरना वो लोग क्या करते हैं, एक तो उनके डिस्प्लेसमेंट, उनको दूसरी जगह बसाने में भी इशू आएगा और एक वो भी लोग मूवमेंट उस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मफुल साल्ट। हमें ये देख लेना चाहिए जैसे कि हम जो सर्वे करते हैं तो उसमें हम आसपास की जो रॉक्स वगैरह हैं वो उसमें हार्मफुल साल्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, वरना वो फ़ायदे के बजाय नुकसान के साबित होगा। अब जो पॉइंट है वो है नहर की लंबाई। जलाशय के लिए प्रस्तावित बांध की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए ताकि परियोजना पर कम व्यय आए। इसके लिए संकरी घाटी जिसका ऊपरी क्षेत्र विस्तारित हो उत्तम रहता है। तो गाइस, हमारे इंडिया में जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अब गाइस जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर्स। जलाशयों में जो उनकी पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है किस तरह से वो कम हो जाती है।
उसको अब हम देखेंगे। जलाशय व बांध स्थायी संरचनाओं के अंतर्गत लिए जाते हैं जिसका उपयुक्त जीवन कार्य मानकर उनका अभिकल्पन का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः जलाशयों व बांध की कार्यआयु 100 वर्ष से अधिक ली जाती है। जलाशयों की संचयन क्षमता घट जाने के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला जो रीज़न होगा वो है इवेपोरेशन और दूसरा होगा एब्सॉर्प्शन, तीसरा होगा सिल्टिंग। देखें, वाष्पीकरण आप जानते हैं, वाष्पीकरण से क्या होता है, पानी हल्का होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है जिससे पानी का अमाउंट कम हो जाता है। जलाशय की सतह से पानी वाष्पीकरण के कारण निरंतर नष्ट होता रहता है। वाष्पीकरण की दर जलाशय क्षेत्र में ऋतु, तापक्रम, आर्द्रता, जल सतह पर फैलाव, तेज हवा आदि पर निर्भर करती है। रिसन द्वारा पानी का नष्ट होना। अब जो सेकेंड जो रीज़न है जिसकी वजह से वाटर जो लॉस होता है, जो रिजर्वोयर की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है, वो है सीपेज। देखो, जलाशय के जो पार्श्व तथा तली से, पार्श्व का मतलब है साइडों से, जलाशय के पार्श्व तथा तली से मृदा की सरंध्रता, पोरोसिटी एवं सतही चट्टानों में दरारें हटाव के कारण पानी की रिसन हानि होती रहती है। अब मृदा की परतों से रिसता हुआ कुछ पानी बांध की नींव के नीचे से निकलकर अनुप्रवाह में पुनः नदी में प्रकट हो जाता है। वाष्पीकरण तथा रिसन के कारण जलाशय से प्रतिवर्ष 15 से 20% वाटर की क्षति हो जाती है। सिल्टिंग द्वारा देखते हैं क्या कैसे सिल्टिंग को, हालांकि अभी हमने डिस्कस किया था। अपवाह क्षेत्र से पानी के साथ बड़ी मात्रा में रेत, सिल्ट बहते हुए आते हैं, जलाशय में एकत्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे जलाशय की जल संचयन क्षमता कम हो जाती है। तो गाइस, अभी जो हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि लोकेशन, डैम वगैरह की लोकेशन बनाते को सेलेक्ट करते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक उसमें सिल्ट था जिसको हमने अभी इलेक्ट किया था। होता क्या है एक्चुअली, जब सिल्ट बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जब रिजर्वोयर में जब इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो जो गहराई होती है वो कम हो जाती है, और जिसके नतीजे में जो इनकी जो पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है, संचयन करने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होती है। तो गाइस, ये थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलाशयों में सिल्टिंग कम कैसे होगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।